नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रुक करते हैं खबरों का। झारखंड महिला एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी में भारत द्वारा चीन को हराने पर भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान सविता पुनिया ने कहा कि काफी टाइट मैच था, लेकिन हमें सिर्फ अपनी ताकत पर फोकस करना था और अभी भी अच्छा मौका था जो मिस हो गया, जिसकी वजह से मैच कठिन हो गया। अगर शुरुआत में गोल निकल जाता तो हम थोड़ा और रिलैक्स हो सकते थे। वंदना हमारी काफी मजबूत स्ट्राइकर हैं और हमारी टीम में किसी खिलाड़ी का 300वां मैच होना हमारे लिए सम्मान की बात है। बिल्कुल, डेफिनेटली। जैसे हमने कल बात की थी, पता है कि जापान भी बहुत अच्छी टीम है और आपने मैच भी देखा होगा, काफी टाइट मैच था। बट हमें हमारी गेम पे था कि हमारी क्या स्ट्रेंथ है, हमें उस चीज पे काम करना है। तो और भी अच्छे चांस मिले थे, मिस हुए, इसीलिए शायद मैच इतना ज्यादा टफ हुआ। अगर वो स्टार्टिंग फर्स्ट हाफ में गोल निकल जाता तो और थोड़ा रिलैक्स हो सकते थे। बिल्कुल, जैसे मैंने बोला, एशिया की सभी टीम्स, जैसे जो बेस्ट 4 है, इंडिया, कोरिया, चाइना, जापान, काफी क्लोज मैच रहता है। बट हमारे लिए हमारे खुद की गेम पे फोकस रहेगा कि हम किस प्लान के साथ आते हैं और वही हमारे लिए काम करता है। एनी टीम कोई फेवरेट टीम नहीं है, कोई आसान टीम नहीं है, कोई भी टीम आसान नहीं है। आज की हॉकी में अगर जो बेस्ट 4 में आ रही है, सब बराबर है। हम खुद पे ज्यादा फोकस रखना चाहते हैं। थोड़ा सा कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप सबने देखे होंगे, हर एक टीम थोड़ा स्ट्रगल कर रही है स्टॉपिंग में, थोड़ा ट्रफ की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है। बट मैच बाय मैच आई थिंक बेटर हो जाएगा। बिल्कुल, वंदना हमारी काफी स्ट्रॉन्ग स्ट्राइकर है, काफी हार्ड वर्किंग प्लेयर है और हमारी टीम में 300 मैच किसी प्लेयर का होना हमारे लिए भी बहुत। वहीं छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने बस्तर में जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी पर जमकर हमला किया। उन्होंने कहा कि उनके पास 2 ही विषय हैं, सांप्रदायिकता और धर्मांतरण। एक भाई से दूसरे भाई को आपस में लड़ाने का काम करते हैं। वो कोई काम नहीं करेंगे, बल्कि लोगों को लड़ाकर वोट लेंगे। उनके दिमाग में नफरत, हिंसा, घृणा है। इसलिए रमन सिंह के राज में बस्तर की हरी भरी धरती लाल हो गई थी। लड़ने का काम और दूसरी बात लड़ाने का काम। इनके पास केवल एक विषय है, सांप्रदायिकता और धर्मांतरण। एक भाई से दूसरे भाई को लड़ाने झगड़ाने का काम, मतलब काम कुछ करेंगे नहीं, झगड़ा करा के वोट लेने का काम। तो जिसके पास जो है वही तो देगा। उसके दिमाग में नफरत है, उसके दिमाग में हिंसा है, उसके दिमाग में घृणा है। तो इसीलिए रमन सिंह के राज में ये बस्तर की धरती, सस्य श्यामला धरती, वो लाल हो चुकी थी। लोग दहशत में थे, अब वो धर्मांतरण की बात कर रहे हैं। तो पहले नक्सलियों के नाम से यहां हत्याएं होती थी, अब वो धर्मांतरण के नाम से झगड़ा लड़ाई करा रहे हैं। डबल इंजन की सरकार है मणिपुर में, 4 महीने से ऊपर हो गया, लाखों लोग पलायन कर गए, हजारों घर जल गए, तोड़ दिए गए, बहु बेटियों को नंगा घुमाया जा रहा है, उसके साथ बलात्कार हो रहा है, लोगों को मार रहा है, सैकड़ों लोगों की जान चली गई। ये डबल इंजन की सरकार। और हमारी सरकार कानून की सरकार। कोई भी गलत करे उसके खिलाफ कार्रवाई हो, कोई गलत करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई। ये है या ये है, कोई नहीं। यदि गलत आपने किया। रतलाम में मध्य प्रदेश सीएम शिवराज सिंह चौहान ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश बदल गया है, कांग्रेस का विकास से कोई लेना देना नहीं। कांग्रेस के नेताओं का मध्य प्रदेश से भावनात्मक रिश्ता नहीं है। मैं सरकार नहीं, परिवार चलाता हूं। मध्य प्रदेश बदल गया विकास के मामले में। आज मध्य प्रदेश हिंदुस्तान के नंबर 1 के राज्यों की बात में शुमार हो गया। कांग्रेस का विकास से कोई लेना देना नहीं था, विकास को उनका विश्वास ही नहीं। 7 साल बीच में कांग्रेस की सरकार आई, आप बताओ कोई विकास का काम हुआ क्या? बदला लो। मुझे बताया कि हिंदे विधायक के उम्मीदवार ऐसा लोगों को प्रताड़ित किया कि लोगों ने मीडिया के सामने रो रो के कहा कि विकास नहीं महाविनाश करने आए। ये कांग्रेस के नेता, इनका भावनात्मक रिश्ता नहीं है मध्य प्रदेश। ये मेरी लाडली बहनाएं बैठी, यहां भी मेरी बहनें खड़ी है। मेरी बहनों और मेरी बेटियां भी खड़ी है। देखो, मैं सरकार नहीं चलाता, मैं तो परिवार चलाता हूं। परिवार आप
वहीं लखनऊ में जड़ता राजा के समापन समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि 2005 में मैंने मुंबई में जनता राजा का शो देखा था। उसे देखने के अगले ही दिन मुझे पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित किया गया था। मैं इस कार्यक्रम के आयोजकों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे यहां आमंत्रित किया। मैं इस बात को लेकर भी आभारी हूं कि उन्होंने यहां जनता के बीच छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन संदेशों को प्रदर्शित करने के लिए इस नाटक का आयोजन किया। त्रिवेदी ने एक प्रसंग मुझे याद दिलाया जो मेरे जीवन से जुड़ा हुआ है। 2005 में इस जाड़ता राजा इसका मंचन मैंने मुंबई में देखा था। हमारी पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन था और जिस दिन मैंने जाड़ता राजा का मंचन मुंबई में देखा था, उसके ठीक दूसरे दिन ही मुझे अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में हमारी घोषणा की गई। सबसे पहले तो मैं इस कार्यक्रम के आयोजकों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया और मैं इसके लिए आभारी भी हूं कि उन्होंने इस नाटक का आयोजन छत्रपति महाराज शिवाजी के जीवन संदेशों का प्रसार यहां की जनता में करने का निर्णय लिया। निश्चित रूप से यहां की जनता भी साधुवाद की पात्र है कि छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन और संदेशों से अपने आप को जोड़ने के लिए यहां। वहीं दुमका में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को ईडी द्वारा समन पर झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि मौजूदा केंद्र सरकार में विपक्षी दलों की स्थिति क्या है, ये किसी से छुपा हुआ है क्या? देश की मौजूदा स्थिति क्या है और लोकतंत्र की स्थिति क्या है, ये लोग देख रहे हैं और समझ रहे हैं। इसमें कोई नई बात नहीं है। केजरीवाल जी वर्तमान केंद्र सरकार के विरोध की सरकार और केंद्र सरकार के विरोधियों की सरकार की क्या आज के दिन में राज्यों की स्थिति है, किसी से कुछ छुपा हुआ है क्या? ये बोलने का क्या? अब आम जन समझ रहा है, देख रहा है कि देश की क्या स्थिति है, लोकतंत्र की क्या स्थिति है। कोई नई बात नहीं है। थोड़ी देर बाद आप पूछेंगे कि आपको सम्मान हुआ, आपको बुलाया गया, क्या कीजिएगा, फिर थोड़ी देर किसी और मुख्यमंत्री को पूछिएगा। वहीं तेलंगाना में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बीजेपी पर जमकर हमला किया। उन्होंने कहा कि यहां लड़ाई बीआरएस और कांग्रेस के बीच है। बीआरएस, बीजेपी और एआईएमआईएम एक साथ काम कर रहे हैं। लोकसभा में बीजेपी की पूरी मदद सीएम केसीआर करते हैं और विपक्ष के सारे सीएम पर सीबीआई, ईडी, आईटी के मामले हैं, लेकिन केसीआर पर कोई केस नहीं है। ये मिलकर काम करते हैं और इनका लक्ष्य है कांग्रेस चुनाव ना जीते। सबसे जरूरी बात, यहां पे लड़ाई बीआरएस और कांग्रेस के बीच में है। बीआरएस, बीजेपी और एमआईएम एक साथ काम कर रहे हैं। लोकसभा में बीजेपी की पूरी मदद आपके चीफ मिनिस्टर करते हैं। लोकसभा जीएसटी, किसान बिल, पूरा का पूरा समर्थन आपके चीफ मिनिस्टर ने बीजेपी को दिया। विपक्ष के सारे चीफ मिनिस्टर्स पर सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के केसेस हैं, मगर आपके चीफ मिनिस्टर पर ना कोई सीबीआई का केस, ना ईडी का केस, ना विजिलेंस, ना इनकम टैक्स। ये मिलके काम करते हैं और इनका लक्ष्य है कि कांग्रेस पार्टी तेलंगाना में चुनाव ना जीते। वहीं सरकार ने उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिलों में श्री अन्न की अधिक से अधिक खेती कराने, श्री अन्न को आम जनमानस इसको अपने मूल आहार में शामिल करें। स्कूल के मिड डे मील में भी श्री अन्न को बच्चों के आहार में शामिल कराने के उद्देश्य से जन जागरण अभियान चलाया गया है। ये अभियान साल 2023 से साल 2028 तक चलेगा। इसकी पहल स्कूल के अध्यापकों से शुरू की गई है। स्कूल कैरिकुलम के माध्यम से
अध्यापकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि स्कूल में अध्यापक पेरेंट्स मीटिंग के माध्यम से बच्चों और बच्चों के माता पिता को श्री अन्न की गुणवत्ता और पोषक तत्व की जानकारी दे सकें और इसको अपने दैनिक आहार में सम्मिलित किया जा सके। किया गया है और उत्तर प्रदेश की सरकार श्री अन्न पुनरुद्धार कार्यक्रम 2023 से लेकर 2027 तक 5 वर्षों तक चला रही है। इसके अंतर्गत आज हमने ये एक विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम हमारे जनपद के सारे टीचर्स के लिए रखा है ताकि हमारे अध्यापकगण श्री अन्न के जो पोषक सक्षमता है, उसकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है, उसके बारे में समझें और जो स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं उन्हें भी बताएं और पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग के माध्यम से जो बच्चों के माता पिता हैं, जो अभिभावक हैं, उन्हें भी श्री अन्न की न्यूट्रिशनल वैल्यू के महत्व के बारे में बताएं ताकि हमारे दैनिक आहार में श्री अन्न ज़्यादा से ज़्यादा। वहीं श्रीविंध्य प्राचीन रामलीला समिति के द्वारा 42 सालों से रामलीला का मंचन विंध्याचल में होता आ रहा है। यहाँ पर इस मंचन को देखने के लिए और हजारों की संख्या में भक्तों की भीड़ होती है। विंध्याचल में रामलीला का मंचन नवरात्रि के बाद शुरू होता है और धनतेरस के पूर्व समाप्त होता है। दूसरी जगहों पर रामलीला का मंचन नवरात्रि में होता है। सह निर्देशक श्रीविंध्य प्राचीन रामलीला समिति। ये श्रीविंध्य प्राचीन रामलीला समिति कितने वर्षों से रामलीला का मंचन करते आ रही है? यह रामलीला अति प्राचीन है और लगभग 42 वर्षों से यह रामलीला चल रहा है हमारे नगर विंध्याचल में। रामलीला का मंचन कब से प्रारंभ होकर कितने दिनों तक चलता है? रामलीला का मंचन 9 दिनों का हम लोग खेलते हैं। 31 तारीख से प्रारंभ होगा और 8 तारीख को इसका समापन किया जाएगा। विंध्य प्राचीन रामलीला के विषय में कुछ विशेष जानकारी दें। यह रामलीला अद्भुत है। यह विंध्य क्षेत्र में रामलीला होता है माँ विंध्यवासिनी के दरबार में, और अन्यत्र जगहों पर नवरात्र के समय में रामलीला खेला जाता है। और हमारे विंध्याचल धाम एक ऐसा धाम है जहाँ पर नवरात्र पूर्णिमा के बाद हम लोग रामलीला खेलते हैं, इसलिए कि यहाँ के लोग सभी मंदिर से जुड़े हुए हैं, इसलिए किसी को समय नहीं मिलता। वहीं जिला स्तरीय मिलेट्स महोत्सव में मेले का 2 दिवसीय आयोजन इको पार्क में आयोजित किया गया, जहां जन जागरूकता के लिए मिलेट्स रोड शो का जिलाधिकारी द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया, जिसमें कृषि विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों और भारी संख्या में जिले के प्रगतिशील कृषकों द्वारा प्रतिभाग किया गया। वहीं रोड शो के तहत श्री अन्न के लाभों से जनमानस को जागरूक कराने के उद्देश्य से बाइक कार रैली निकाली गई। वहीं स्तरीय मिलेट्स महोत्सव मेला और फसल अवशेष प्रबंधन गोष्ठी का आयोजन किया गया। आयोजित कार्यक्रम का कृषि उप निदेशक राम बचन राम और कृषि अधिकारी उमेश गुप्ता की मौजूदगी में मुख्य विकास अधिकारी लक्ष्मी एन ने फीता काटकर शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही मुख्य विकास अधिकारी द्वारा अन्न के पौष्टिक गुणों के संबंध में चर्चा करते हुए लोगों को इसकी जानकारी दी गई। 2 दिवसीय मिलेट महोत्सव आयोजित किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि जो हमारा धीरे धीरे बरसात का जो पैटर्न है वो बदल रहा है, वर्षा भी कम हो रही है इसमें, और जो हमारा धान गेहूं के उत्पादन से उपयोग से जो तरह तरह के बीमारियां भी हो रहा है, इसको बढ़ावा देने के लिए हम लोग मिलेट्स को आगे बढ़ा रहे हैं। मिलेट्स जो हमारा है बहुत ही पौष्टिक अन्न है, इसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन्स है, विटामिन है, मिनरल्स है और एक तरह से सुपाच्य होता है। और रागी के विषय में यहाँ तक कहा जाता है कि जो डायबिटीज के मरीज हैं इसका सेवन करें, जिससे ये सुपाच्य हो गया और जिससे लोग डायबिटीज। देखिए जो हमारा वर्ष 2023 वर्ष को हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने मिलेट वर्ष घोषित किया है। इसी के परिप्रेक्ष्य में प्रदेश सरकार ने 2 दिवसीय मिलेट जागरूकता मिलेट कार्यक्रम कराने का निर्णय लिया था, जिसके क्रम में आज जनपद में 2 दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। साथ में मिलेट्स की जो रैली है जागरूकता के लिए रोड शो के माध्यम से भी यहाँ किसानों को जागरूक किया गया। तो मिलेट्स जिसको लोग नहीं उगाते हैं उसको उगाना शुरू करें, और कृषि विभाग भी हमारे किसानों के साथ जुड़ा हुआ है और उनको मिनी किट्स के रूप में रागी के मिनी किट्स दिए गए कि वो जिस फसल को नहीं जानते हैं उसको उगाना शुरू करें।
वहीं केंद्र सरकार के द्वारा नारी सशक्तिकरण अभियान के तहत नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम में हिस्सा लेने प्रदेश सरकार के वन और पर्यावरण मंत्री अरुण कुमार सक्सेना पहुंचे। रायबरेली केंद्र सरकार के द्वारा महिलाओं को उनकी सुरक्षा और अधिकारियों को लेकर जागरूक करने के लिए उत्तर प्रदेश की सभी विधानसभाओं में नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत सरेनी विधानसभा के कुड़वल गांव में नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश सरकार के मंत्री अरुण कुमार सक्सेना ने मुख्य अतिथि के रूप में रायबरेली पहुंचकर सरकार के मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से नारी शक्ति वंदन अधिनियम बनाकर देश की सभी महिलाओं का मान बढ़ाया, उससे आने वाले दिनों में महिलाओं के हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण भागीदारी होगी। उन्होंने कहा कि जिस देश में नारी का सम्मान होता है वो खुशहाल, समृद्धि और विकास की अविरल धारा वहां बहती रहती है। आज यहाँ पे नारी शक्ति सम्मान समारोह है, जिसमें हम ये लोगों को, महिलाओं को खास तौर से बताना चाहेंगे कि हमारी सरकार ने महिलाओं के लिए जितने काम किए हैं उसका कोई मुकाबला नहीं है। अभी हाल में ही संसद ने नारी शक्ति अभिनंदन, नारी शक्तियों के लिए जो बिल लाए हैं उसमें महिलाओं के लिए 33% का आरक्षण है। किसी भी सरकार ने आज तक महिलाओं का इतना ख्याल नहीं रखा जितना हमारी सरकार ने रखा। लॉ एंड ऑर्डर के मामले में कहूँगा आज नारी जितनी सुरक्षित है उतनी पहले कभी वहीं मुरादाबाद के थाना कटघर के चौकी काशीपुर तिराहे की एकता विहार नॉर्थ कॉलोनी में युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। एकता विहार कॉलोनी की बिलाल मस्जिद के पास युवक का शव मिला है। युवक की हत्या के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। वहीं मृतक युवक की पहचान 25 साल के सऊद के तौर पर हुई है। घटना की जानकारी पाकर मौके पर पहुंची पुलिस फिलहाल मामले की जांच में जुट गई है। वहीं ट्रेन की चपेट में आने से अधेड़ की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के दाऊदपुर गांव का है, जहां विनोद कुमार पुत्र बाबूलाल पासवान रेलवे लाइन को पार कर रहा था, तभी अचानक ट्रेन आ गई जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। स्थानीय लोगों की सूचना पर रायबरेली रेलवे और स्थानीय पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आगे की विधिक कार्रवाई में जुट गई। वहीं बुलंदशहर के सयाना क्षेत्र के चौधरीयान में गैंगस्टर नदीम उर्फ नदीमुद्दीन की 40 लाख की चल अचल संपत्ति कुर्क की गई है। नदीम के खिलाफ यह कार्रवाई गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत हुई है। मिली जानकारी के मुताबिक असामाजिक क्रियाकलापों से गैंगस्टर नदीम ने लाखों की संपत्ति अर्जित की थी, जिसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए पुलिस और राजस्व विभाग की टीम द्वारा गैंगस्टर नदीम की संपत्ति को कुर्क किया गया। आपको बता दें कि गैंगस्टर नदीम पर गौकशी, लूट जैसे करीब आधा दर्जन मुकदमे दर्ज हैं। श्रीमान जिलाधिकारी महोदय के आदेशानुसार उत्तर प्रदेश गिरोहबंद निवारण अधिनियम के अंतर्गत एक गौ तस्कर था, उसका नाम नदीम था। इसके विरुद्ध जो है कई सारे मुकदमे पंजीकृत थे। तो गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत जो 14(1) की कार्रवाई होती है उसमें एक 40 लाख की कीमत की एक दुकान थी, जिसको आज जिलाधिकारी महोदय के आदेश से सील किया गया है, कुर्क किया गया है उसको, और भविष्य में इसका किसी प्रकार से भी उपयोग नहीं कोई कर पाएगा। वहीं अगली खबर प्रतापगढ़ से है, जहां दोस्त ने ही अगवा कर अपने दोस्त की हत्या कर दी। ताजा मामला नगर कोतवाली के भगेसरा गांव का बताया जा रहा है, जहां शराब पार्टी के दौरान दोस्त ने दूसरे दोस्त दीपक यादव को बोलेरो से अगवा किया और फिर दीपक की पिटाई कर उसे मौत के घाट उतार दिया, जिसके बाद शव को सई नदी सांगीपुर थाने इलाके में फेंक दिया। वहीं गायब होने के दूसरे दिन पुलिस ने दीपक के शव को सई नदी से बरामद करते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने हत्या में शामिल 4 दोस्तों को भी गिरफ्तार कर लिया है। पैसे के लेन देन को लेकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया था। हत्या की वारदात में परिजनों में कोहराम है। वहीं बवाल की आशंका को देखते हुए गाँव में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। सर मशीन सी, वो पानी वाली मशीन पे सर, वो खेत में पानी लगाए थे, लोग आए वहाँ से किडनैप करके ले गए 4 व्हीलर से, बुलेरो से। मेरे भाई का मदद कर दिया गया। सर मेरे भाई ने पैसा दिया था 50,000 रुपये, वही मांग रहा था, इसी माजरा में मेरे भाई की मदद हो गया। कब से गायब है? सर आज 2 दिन हो गया। कौन लोग हैं? सर आशीष वर्मा है और
सर हैं 5-6 लोग और हैं जिनका नाम मुझको भी याद नहीं। क्या इनके दोस्त थे क्या? जी सर, दोस्त थे जी उस दिन पब्लिक से कोई पार्टी वार्टी हुई थी क्या? सर, मुझको इसके बारे में पता नहीं सर। रात्रि दीपक यादव निवासी बघेसरा अपने ट्यूबवेल पर था और इसके कुछ मित्र ट्यूबवेल पर आए। आपस में बातचीत एवं कहासुनी के दौरान दीपक के साथ मारपीट किए और अपने बोलेरो गाड़ी में लाद लिए। इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को ही। पुलिस सक्रिय होकर के रात्रि में तलाश प्रारंभ किया। तलाशी के बाद एक अभियुक्त जो इस घटना में सम्मिलित था वो एवं बोलेरो गाड़ी बरामद हुई। पूछताछ के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया कि दीपक एवं इन जो अभियुक्त थे इनके मध्य पैसे के लेन देन का विवाद था। पैसे के लेन देन के विवाद में इसके ट्यूबवेल पर आए थे और इसके साथ मार पीट कर इसको घायल कर अपनी गाड़ी में लाद लिए। जब ये मर गया, इसकी मृत्यु हो गई, तो इसको नदी में सांगीपुर फेंक दिए थे। वहीं मिर्जापुर में हलिया थाना क्षेत्र के महुगढ़ ग्राम पंचायत के छतरिया गांव में मंगलवार दोपहर संदिग्ध परिस्थितियों में महिला की मौत होने पर मृत महिला के भाई की तहरीर पर पुलिस और फोरेंसिक टीम ने घटना की जांच पड़ताल कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। महुगढ़ ग्राम पंचायत के छतरिया गांव निवासी संतोष पाल की पत्नी वंदना की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत होने पर सूचना पर मृतका के भाई जयचंद पाल निवासी मड़वा धनवाल थाना ड्रमगंज में बहन की मौत के बाद पति और ससुर के घर से गायब होने पर हलिया थाना में तहरीर दी और घटना की जांच की मांग की है। मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज़। नमस्कार।